हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आइडियल जीके के रिवीजन सेशन में। इस रिवीजन सेशन में जीएस के सभी विषय जैसे हिस्ट्री, संविधान, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर का रिवीजन प्रतिदिन किया जाता है। तो आज के रिवीजन सेशन में आधुनिक भारत को पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं। आधुनिक भारत कालक्रम के दृष्टि से आधुनिक भारत की शुरुआत 1757 से माना जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक भारत का शुरुआत कहाँ से माना जाता है? 1757 से, याद रखिएगा। लेकिन वैश्विक संदर्भ में कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 के आलोक में माना जाता है। याद रखिएगा, कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 के आलोक में नए व्यापारिक मार्ग के खोज के बाद यूरोपियन का आगमन भारत की तरफ हुआ। याद रखिएगा, कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद 1453 के बाद जो है व्यापारिक मार्ग के खोज के लिए यूरोपियन का आगमन हुआ। याद रखिएगा। आगे इस कड़ी में केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिप्त नामक व्यापारिक मार्ग की खोज किया गया। याद रखिएगा, केप ऑफ गुड होप क्या था? व्यापारिक मार्ग था। याद रखिएगा। आगे बार्थोलोमेओ डियाज, याद रखिएगा, बार्थोलोमेओ डियाज 1487 में पहला पुर्तगाली था। याद रखिएगा, पहला पुर्तगाली कौन था? बार्थोलोमेओ डियाज। याद रखिएगा, पहला पुर्तगाली कौन था? बार्थोलोमेओ डियाज 1787 में पहला पुर्तगाली था जो आशा अंतरिक्ष पहुंचा था। याद रखिएगा, आशा अंतरिक्ष पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? बार्थोलोमेओ डियाज, जो कब पहुंचा था? 1487 में। याद रखिएगा। आगे यूरोपियन में सबसे पहले पुर्तगाल भारत आया था। याद रखिएगा, यूरोपियन में सबसे पहले कौन भारत आया था? पुर्तगाल भारत आया था। याद रखिएगा, जिसका मुख्यालय कोच्चि था। जिसका मुख्यालय कहाँ था? कोच्चि था। याद रखिएगा, कब उसने मुख्यालय कब स्थापित किया था? 1503 में। याद रखिएगा, पुर्तगाली ने अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? मुख्यालय कब स्थापित किया था? 1503 में। आगे दूसरा यूरोपियन डच जो नीदरलैंड थे। याद रखिए, दूसरा यूरोपीय कौन आया भारत? डच, जो कहाँ का निवासी था? नीदरलैंड का। याद रखिएगा, जिसका मुख्यालय मछलीपट्टनम था। जिसका मुख्यालय कहाँ था? मछलीपट्टनम था। याद रखिएगा, डचों का मुख्यालय कहाँ था? मछलीपट्टनम था। या पुर्तगाली का मुख्यालय कहाँ था? है कोच्चि, जो 1503 में स्थापित किया था। आगे उसके बाद जो है अंग्रेज भारत आया। उसके बाद कौन आया? अंग्रेज भारत आया। और पहला जो है डेड क्वार्टर, याद रखिएगा, डेड क्वार्टर जो है या फर्स्ट यूरोपियन फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया। याद रखिएगा, अंग्रेज जो है अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया गया था। कब? तो 1608 में। अंग्रेज ने, डच के बाद अंग्रेज भारत आया। उसने जो अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। कब किया? तो 1608 में। याद रखिएगा, अंग्रेज ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? सूरत, गुजरात में, 1608 में। आगे अब एक चौथा यूरोपियन जो है डेनिश आया। याद रखिए, चौथा यूरोपियन कौन आया? डेनिश आया। डेनिश कहाँ का था? डेनमार्क का था। याद रखिए, डेनिश का संबंध किस देश से था? डेनमार्क से था। आगे इसका मुख्यालय कहाँ था? तो तमिलनाडु के ट्रेंगुबार में। याद रखिएगा, डेनिश का मुख्यालय कहाँ था? तमिलनाडु के ट्रेंगुबार में था। इसने जो अपना मुख्यालय कब स्थापित किया था? तो 1620 में। याद रखिएगा, डेनिश ने अपना मुख्यालय कब स्थापित किया था? 1620 में। आगे अंत में फ्रेंच यानी फ्रांसिस जो है भारत आया। भारत सबसे अंत में कौन आया? फ्रेंच यानी फ्रांसिस आया। इसका मुख्यालय गुजरात, सूरत में ही था। याद रखिए, फ्रेंच का मुख्यालय कहाँ था? गुजरात में ही था। जो स्थापना कब किया था? तो 1667 में। फ्रेंच ने अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? 1667 में स्थापित किया गया था। और कहाँ? तो गुजरात, सूरत में स्थापित किया गया था। आगे यूरोपियन कंपनी के स्थापना के दृष्टि से, याद रखिएगा, यूरोपियन कंपनी की स्थापना के दृष्टि से निम्नलिखित क्रम है, यानी क्रम के अनुसार जो है कंपनी की स्थापना कौन कौन किया। तो सबसे पहले कंपनी की स्थापना किसने किया? तो पुर्तगाली ने किया। सबसे पहले कंपनी की स्थापना किसने किया? पुर्तगाली ने किया। उसके बाद ब्रिटिश ने किया। उसके बाद डच ने किया। उसके बाद डेनिश ने किया। उसके बाद फ्रेंच ने। आगमन के दृष्टि से नहीं है, ये कंपनी की स्थापना के दृष्टि से है। सबसे पहले पुर्तगाली ने स्थापना किया, फिर ब्रिटिश ने स्थापना किया, फिर डच ने स्थापना किया, फिर डेनिश ने स्थापना किया, उसके बाद फ्रेंच ने स्थापना किया। याद रखिएगा। तो पुर्तगाल का जो कंपनी का क्या नाम था?
तो अस्तादो द इंडिया, याद रखिए पुर्तगाली के कंपनी का क्या नाम था? अस्तादो द इंडिया। किस शासक के काल में बनाया था ये? तो सिकंदर लोदी। पुर्तगाली ने किस शासक के काल में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। कब किया था? 1498 में, याद रखिएगा। आगे अगला है ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश का कंपनी का क्या नाम था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी था, याद रखिए। ब्रिटिश का जो है कंपनी का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी था। एक तथ्य याद रखिएगा, एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा, याद रखिएगा, एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा जो है कंपनी को 15 वर्ष के लिए भारत व्यापार के लिए अनुमति दिया गया था, याद रखिएगा। अंग्रेज की कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 15 वर्ष के लिए व्यापार का अनुमति किसके चार्टर एक्ट किसने दिया था? तो एलिजाबेथ के चार्टर ने दिया था, याद रखिएगा। आगे तो ब्रिटिश जो है किसके शासनकाल में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? अकबर के शासनकाल में, याद रखिएगा। ब्रिटिश ने जो है अपना फैक्ट्री जो है किसके काल में स्थापित किया था? तो अकबर के काल में स्थापित किया था। कब किया? तो 1600 ईस्वी में, याद रखिएगा। ब्रिटिश ने अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया? 1600 ईस्वी में। किसके काल में किया? अकबर के काल में किया। आगे अब ये अगला है डच का कंपनी का क्या नाम था? उसका भी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिए। यह भी जो है अकबर के काल में ही स्थापित किया था। कब किया? तो 1602 में, याद रखिएगा। डच ने अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया? 1602 में, याद रखिएगा। आगे अब ये डेनिश के कंपनी का भी क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी था। डेनिश किसके काल में अपना कंपनी स्थापित किया? तो जहांगीर के, याद रखिए। डेनिश किसके काल में अपना फैक्ट्री स्थापित किया? जहांगीर के काल में। डेनिश ने जहांगीर के काल में। आगे और डेनिश ने अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया? 1616 में, याद रखिए। डेनिश ने अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया? 1616 में। आगे अब ये फ्रेंच के कंपनी का क्या नाम था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिए। फ्रेंच के कंपनी का क्या नाम था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने जो किसके काल में अपना फैक्ट्री स्थापित किया? औरंगजेब के शासनकाल में जो अपना फैक्ट्री स्थापित किया। कब किया? तो 1664 में, याद रखिएगा। फ्रेंच ने जो है अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया? 1664 में, याद रखिए। फ्रेंच ने अपना कंपनी कब स्थापना किया? 1664 में। आगे अब पढ़ते हैं विदेशी यात्री को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कौन था? पुर्तगाली था। आगमन की दृष्टि से सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आया था। तो उसी को पढ़ते हैं। वास्को डी गामा दूसरा पुर्तगाली थे जो अब्दुल खजीद, याद रखिएगा। वास्को डी गामा कहना था पुर्तगाली यात्री, दूसरा था। अब पहला कौन था? बार्थोल लीमियो डियाज जो था पहला पुर्तगाली था, याद रखिएगा। बार्थोम लीमियो डियाज जो है पहला पुर्तगाली यात्री था। आगे तो वास्को डी गामा दूसरा हो गया, जो याद रखिएगा। वास्को डी गामा दूसरा पुर्तगाली थे जो अब्दुल खजीद की सहायता से कालीकट केरल पहुंचा था। किसकी सहायता से? अब्दुल खजीद की सहायता से कालीकट पहुंचा था। आगे और यहाँ से मसाला लेकर 60 गुना मुनाफा पे अपने देश में व्यापार किया, याद रखिएगा। 60 गुना मुनाफा लेके वो अपने देश में बेचा। इसी सफलता से प्रभावित होकर दोबारा जो है 1502 में पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया, याद रखिएगा। दोबारा कब आया था? 1502 में। पहली बार वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में, याद रखिएगा। पहली बार वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। दूसरी बार कब आया? 1502 में, याद रखिएगा। आगे पुर्तगाली का पहला गवर्नर जो है अल्मीडा था, याद रखिए। पुर्तगाली का पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडा था। अल्मीडा को मास्टर ऑफ अरबियन सी भी कहा जाता था। यानी पुर्तगाली गवर्नर, पहला गवर्नर अल्मीडा को क्या कहा जाता था? मास्टर ऑफ अरबियन सी कहा जाता था। जो कब आया था? 1505 से 1509 के बीच में था, याद रखिएगा। पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा कब से कब तक था? 1505 से 1509 तक। कब तक गवर्नर बना रहा? तो 1505 से 1509 तक, याद रखें। अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी नीति दिया था, याद रखिए। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दिया था? अल्मीडा ही ने, याद रखिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दिया था? अल्मीडा ने। आगे 1508 में चोल का युद्ध हुआ, याद रखिएगा। 1508 में चोल का युद्ध कब हुआ? 1508 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? तो पुर्तगाली भर से तुर्की, इजिप्ट और गुजरात के मध्य हुआ था, याद रखिएगा। किस किस के बीच हुआ? तो पुर्तगाली वर्सेज तुर्की, इजिप्ट और गुजरात के बीच हुआ, जिसमें जो है महमूद बेगार जो है विजय रहा। महमूद बेगार यानी पुर्तगाली विजय रहा।
महमूद बेगार कौन था? तो पुर्तगाली था। जिसमें चोल के युद्ध में कौन विजय रहा? पुर्तगाली विजय रहा। कब हुआ चोल का युद्ध? 1508 में। दूसरा युद्ध दीव का युद्ध हुआ। याद रखिएगा, दूसरा युद्ध कब हुआ? कौन सा हुआ? दीव का युद्ध हुआ। कब हुआ? तो 1509 में। याद रखिएगा, दूसरा युद्ध दीव का युद्ध हुआ जो 1509 में हुआ। इसमें जो है पुर्तगाली वर्सेज तुर्की, इजिप्ट और गुजरात से हुआ। इसमें भी जो है वही तीनों जो है लड़ाई किया पुर्तगाली से, जिसमें जो है पुर्तगाली फिर विजय हुआ। यानी दीव का युद्ध 1509 में और चोल का युद्ध 1508 में। याद रखिएगा, दोनों में पुर्तगाली विजय रहा। आगे दूसरा गवर्नर अब अल्बुकर्क बना। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन बना? अल्बुकर्क बना। याद रखिएगा, जिन्हें जो है वास्तविक संस्थापक कहा गया। याद रखिएगा, अल्बुकर्क को जो है वास्तविक संस्थापक कहा गया। आगे अल्बुकर्क 3 बिंदुओं से चर्चित थे। याद रखिएगा, अल्बुकर्क जो है 3 बिंदुओं के लिए चर्चित थे जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन था? सबसे पहला बिंदु है बीजापुर को गोवा से 1510 में लिया। बीजापुर से गोवा को 1510 में लिया। याद रखिएगा। दूसरा बिंदु है गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। गोवा में जो है सती प्रथा को प्रतिबंधित किसने किया? अल्बुकर्क ने किया। याद रखिएगा, गोवा में जो है सती प्रथा को प्रतिबंधित किसने किया? अल्बुकर्क ने किया। आगे तीसरा बिंदु है भारतीय युवतियों से विवाह की नीति अपनाई। याद रखिएगा, तीसरा बिंदु क्या है? अल्बुकर्क ने जो है भारतीय युवतियों से जो है विवाह की नीति अपनाई, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। याद रखिएगा। आगे नीनोदो कुन्हा। याद रखिएगा, नीनोदो कुन्हा गोवा को राजधानी बनाया। गोवा को राजधानी किसने बनाया? नीनोदो कुन्हा ने जो है गोवा को अपनी राजधानी बनाया एवं मद्रास के निकट सेंट थॉमस में और हुगली में बस्ती बनाया। याद रखिएगा, मद्रास के निकट सेंट थॉमस में और हुगली में बस्ती बनाई एवं गुजरात के शासक बहादुर शाह से द्वीप और बेसिन को प्राप्त किया। याद रखिएगा, नीनोदो कुन्हा ने जो है गुजरात के शासक बहादुर शाह से जो है क्या लिया? तो द्वीप और बेसिन को प्राप्त किया। याद रखिएगा। आगे नोट, करताज जो है पुर्तगाली का व्यापारिक पत्र था। याद रखिएगा, व्यापारिक पत्र पुर्तगाल को क्या कहा जाता था? करताज क्या था? तो पुर्तगाली का व्यापारिक पत्र था। करताज क्या था? तो पुर्तगाली का व्यापारिक पत्र था। आगे नोट, क्रूजाडो जो है पुर्तगाली का मुद्रा था। क्रूजाडो क्या था? पुर्तगाली का मुद्रा था। याद रखिए, क्रूजाडो क्या था? पुर्तगाली का मुद्रा था। आगे हाल ही में जो उत्तराखंड को जो समान नागरिक संहिता लागू किया गया। याद रखिएगा। आगे ये पुर्तगाली की देन क्या क्या है? तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस। याद रखिएगा, सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की सहायता से गोवा में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, सबसे पहले जो है पुर्तगाली के द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया गया था। आगे नोट, प्रिंटिंग प्रेस की खोज जो किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। याद रखिए, प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। आगे तंबाकू की खेती, आलू, टमाटर, मिर्च सब जो है पुर्तगालियों की देन है। याद रखिएगा। आगे वस्तु या स्थापत्य कला में गोथिक शैली का जो है विकास जो है पुर्तगाली ने किया था। याद रखिए, गोथिक शैली का विकास किसने किया? पुर्तगाली ने किया। गोथिक शैली का देन किसने दिया? पुर्तगालियों को कहा जाता है। गोथिक शैली का देन किसे कहा जाता है? पुर्तगालियों को कहा जाता है। आगे ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 में, डेट याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय 1961 में गोवा को जो है भारत में मिलाया गया। इसी कड़ी में भारत का पहला राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुआ। याद रखिएगा। आगे अगला यात्री है डच। अगला यात्री कौन सा है? डच। सबसे पहले डच आने वाला पहला यात्री कौन था? हस्तमान। याद रखिएगा, जिस तरह पहला पुर्तगाली कौन था? तो बार्थोल लीमियो डियाज कौन था? पहला पुर्तगाली था। याद रखिएगा, बार्थोम लीमियो डियाज कौन था? पहला पुर्तगाली था। उस तरह डच का पहला यात्री कौन था? हस्तमान। याद रखिएगा, हस्तमान जो है अभी हस्तमान की रुचि भारत की जगह, याद रखिएगा, हस्तमान की रुचि कहाँ था? तो भारत की जगह जो है दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में वस्त्र बाजार में रहा। याद रखिएगा, हस्तमान का जो है भारत में रुचि नहीं था। उसका रुचि कहाँ था? तो दक्षिण पूर्व एशिया के जो है क्षेत्र में जो है वस्त्र बाजार पे था। याद रखिएगा।
नोट, वस्त्र का निर्माण करने का श्रेय जो है डचों को जाता है। वस्त्र का निर्माण सबसे किसको जाता है? डचों को जाता है। जिसका मुख्य स्थान क्या था? किसाम बाजार। याद रखिएगा, किसाम बाजार क्या था? तो कासिम बाजार क्या था? तो वस्त्र बाजार था। याद रखिएगा, कासिम बाजार क्या था? वस्त्र बाजार था। किसका था? तो डच का था। आगे, डच को जो है 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेज ने भारत से बाहर किया। याद रखिएगा, बेदरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? डच और अंग्रेज के बीच हुआ। बेदरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? डच और अंग्रेज के बीच हुआ, जिसमें जो है डचों को जो अंग्रेज ने हरा दिया। आगे है अंग्रेज को आगे पढ़ेंगे। अगला यात्री कौन था? आया अंग्रेज आया। उसके बाद कौन आया? डेनिस को नहीं पढ़ना, उसके बारे में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे अगला यात्री है फ्रांसिस। याद रखिए, अगला कौन है? फ्रांसिस। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। याद रखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया? 1664 में। किसने किया? तो फ्रेंच ने किया। जिसका उद्देश्य जो था राज नियंत्रित था। फ्रेंच का उद्देश्य क्या था? राज को नियंत्रित करना। आगे, उस समय फ्रांस का वित्त मंत्री कौन था? कोलवर्ट। याद रखिएगा, कोलवर्ट। यानी जिस समय जो फ्रेंच इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में किया गया, उस समय फ्रेंच का वित्त मंत्री कौन था? कोलवर्ट था। याद रखिएगा। आगे, 1668 में कंपनी में पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित किया। याद रखिएगा, फ्रेंच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया? सूरत में। और कब किया? 1668 में। आगे, 1673 में पांडिचेरी में और पोर्ट लुइस का किला स्थापित किया। याद रखिएगा, पोर्ट लुइस का किला किसने स्थापित किया? फ्रांसीसी ने। कहाँ किया? पांडिचेरी में किया। याद रखिएगा, कब किया? पोर्ट लुइस की स्थापना कब किया? 1673 में। आगे, पांडिचेरी की स्थापना जो है मार्टिन ने किया था। याद रखिए, पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? मार्टिन ने किया था। पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? मार्टिन ने किया था। आगे, वांडीवास की लड़ाई जो कब हुआ था? 1760 में। याद रखिए, वांडीवास की लड़ाई कब हुआ? 1760 में। याद रखिएगा, वांडीवास की लड़ाई कब हुआ? 1760 में, जिसमें जो है अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। यहाँ भी अंग्रेज ने जो है फ्रांसीसियों को पराजित किया और सत्ता से बाहर किया, और जो है फ्रांसीसियों को जो है सत्ता से बाहर किया। देखिए, याद रखिएगा, वांडीवास का युद्ध किसके के बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। याद रखिएगा, और डचों के साथ कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध। याद रखिए, बेदरा के युद्ध जो है डच और अंग्रेज के बीच, और फ्रांसीसियों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध फ्रांस और अंग्रेज। और बेदरा का युद्ध है डच और अंग्रेज। याद रखिएगा, बेदरा को युद्ध डच और अंग्रेज। आगे अब पढ़ते हैं अंग्रेजों का भारत विजय। अंग्रेजों का भारत पे विजय कैसे हुआ और क्या, तो उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। अंग्रेज का भारत में आगमन अकबर के समय में हुआ। याद रखिए, अंग्रेजों का भारत में आगमन कब हुआ? अकबर के किस शासक के काल में? तो अकबर के काल में हुआ। याद रखिएगा, समय में मिल्डेन हॉल के रूप में हुआ था। याद रखिएगा, पहला अंग्रेज कौन आया था? मिल्डेन हॉल आया था। याद रखिएगा, किसके काल में आया था? तो अकबर के काल में आया था, मिल्डेन हॉल। याद रखिएगा, पहला अंग्रेज शासक था। आगे, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। याद रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, जो एलिजाबेथ चार्टर के आलोक में 15 वर्ष की व्यापार विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, जिसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा 15 वर्ष के व्यापार का अधिकार मिला। आगे, 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत को पराजित किया। अंग्रेजों ने भारत के पश्चिम तट पे फैक्ट्री खोला। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने भारत के पश्चिम तट पे जो है फैक्ट्री कब खोला? 1608 में खोला। इस कड़ी में जहांगीर के दरबार में हॉकिंस भारत आया। इस कड़ी में जो जहांगीर के दरबार में कौन आया? हॉकिंस भारत आया। जहांगीर ने उसे 400 मनसबदार का पद और खान की उपाधि दिया। याद रखिएगा, हॉकिंस को जहांगीर ने क्या क्या चीज़ दिया? तो खान का उपाधि दिया और 400 मनसब का पद दिया। आगे, 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का दूत बनकर टॉमस रो भी भारत आया। याद रखिएगा, 1615 में जो है जेम्स प्रथम का दूत कौन था? टॉमस रो, जो भारत आया। याद रखिएगा, टॉमस रो भारत कब आया? 1615 में। आगे, नोट, दक्षिण भारत में
अंग्रेजों के पहले फैक्ट्री मछलीपट्टनम था। याद रखिएगा, दक्षिण भारत में कहाँ फैक्ट्री था इसका? मछलीपट्टनम। और पश्चिम भारत में कहाँ था? सूरत, गुजरात में। याद रखिएगा। आगे 1668 में भारत की पुर्तगाली ने, याद रखिएगा, 1668 में बम्बई को पुर्तगाली ने बम्बई द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दिया। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1668 में बम्बई को पुर्तगाली ने जो है बम्बई द्वीप किसको दिया? चार्ल्स द्वितीय को दिया। याद रखिएगा, 10 पाउंड वार्षिक किराए के दर पर। याद रखिएगा, 10 पाउंड वार्षिक किराए के दर पे जो है पुर्तगाली ने जो है चार्ल्स द्वितीय को जो है बम्बई प्रांत दिया था। याद रखिएगा। आगे 1651 ईस्वी में बंगाल में राजकुमार सूजा, याद रखिएगा, बंगाल में कौन? राजकुमार सूजा ने 3000 रुपये निश्चित वार्षिक कर के बदले जो है व्यापार करने के लिए विशेषाधिकार अंग्रेजों को दिया। याद रखिएगा, बंगाल में कौन दिया? राजकुमार सूजा ने। राजकुमार सूजा ने कहाँ दिया अधिकार? बंगाल में दिया। आगे 1698 ईस्वी में अंग्रेज को सूतानती, याद रखिएगा, अंग्रेज़ों को जो है सूतानती, कलकत्ता और गोविंदपुर नामक गांव जो है जमींदारी 1200 रुपये में प्राप्ति हुआ। याद रखिएगा, अंग्रेज को जो है 3 गांव, कौन कौन? सूतानती, कोलकाता और गोविंदपुर जो है उसे जो है 1200 रुपये में प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, कालांतर में तीनों गांव को मिलाकर जो है कलकत्ता की स्थापना किसने किया? जॉब चार्नोक ने किया। याद रखिए, कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया? जॉब चार्नोक ने किया। कौन सा तीन शहर को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना किया? तो सूतानती, कोलकाता और गोविंदपुर को मिलाकर जो है कलकत्ता शहर की नींव रखा गया। किसने रखा? तो जॉब चार्नोक ने रखा। आगे इसी कड़ी में फोर्ट विलियम, याद रखिए, इसी कड़ी में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई, जिसके पहले प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर्क को बनाया गया। याद रखिएगा, चार्ल्स आयर्क को जो है फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था। फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? चार्ल्स आयर्क थे। आगे इसी कड़ी में प्रसिद्ध चिकित्सक, याद रखिएगा, इसी कड़ी में प्रसिद्ध चिकित्सक हैमिल्टन के प्रभाव से मुगल बादशाह फारूक शेर के बीमारी के इलाज करने के कारण उसने जो है गोल्डन फरमान जारी किया 1717 में। याद रखिएगा, फारूक शेर के इलाज के लिए जो है हैमिल्टन का जो इलाज जो है फारूक शेर ने किया था, इससे प्रभावित होकर जो है उसने जो है गोल्डन फरमान 1717 में जारी किया, जिसे जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। याद रखिए, मैग्ना कार्टा या गोल्डन फरमान कब जारी किया गया? 1717 में। किसने किया? तो फारूक शेर ने किया। किसके उपलक्ष्य में? तो उसके जो इलाज जो हैमिल्टन ने किया था उसके उपलक्ष्य में। आगे इसी कड़ी में अंग्रेजों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षी का पहला राजनीतिक प्रयोग, याद रखिएगा, कहाँ किया? कर्नाटक में किया। कर्नाटक के उत्तराधिकार के संघर्ष में हुआ, जबकि उसको सफलता जो है बंगाल में मिला। सबसे पहला जो अंग्रेज़ों ने कहाँ पे अपना उत्तराधिकार स्थापित करने का प्रयास किया? तो कर्नाटक में, लेकिन उसे सफलता कहाँ मिला? बंगाल में मिला। आगे 1757 में प्लासी का मैदान, याद रखिएगा, 1757 में प्लासी का मैदान भागीरथी के किनारे क्लाइव ने बंगाल के नवाब, याद रखिए, बंगाल के नवाब कौन था? सुराजुद्दौला को पराजित किया। याद रखिए, सुराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इस युद्ध में जो है मीर जाफर को बंगाल का गवर्नर बनाया। याद रखिएगा, 1757 के प्लासी के युद्ध में जो है क्लाइव ने जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और वहाँ का जो है नवाब किसे बनाया? मीर जाफर को बनाया। याद रखिएगा। आगे मीर जाफर के उपरांत मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, यानी मीर जाफर के बाद जो है मीर कासिम को वहाँ का जो है नवाब बनाया, जिसने जो है अपनी राजधानी सबसे पहले परिवर्तित की। तो मीर कासिम ने अपना राजधानी सबसे पहले कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। याद रखिएगा। एवं आधुनिक रक्षा और राजस्व प्रणाली का विकास जो है फ्रांसीसी की सहायता से किया। याद रखिए, मीर कासिम ने जो है फ्रांसीसियों की सहायता से जो है आधुनिक रक्षा और राजस्व प्रणाली की नींव रखी। किसके सहायता से? फ्रांसीसियों की सहायता से। याद रखिएगा। आगे मीर कासिम के
आक्रामक तेवर के आलोक में मीर जाफ़र को पुनः गद्दी पर बैठाया गया। याद रखिएगा, मीर कासिम के जो आक्रामक तेवर को देखते हुए अंग्रेज़ों ने जो फिर जो है मीर जाफ़र को जो है गद्दी पे बैठा दिया गया। याद रखिएगा। इधर जो है मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल का भगोरा बादशाह, याद रखिए मुग़ल का भगोरा बादशाह कौन, शाह आलम द्वितीय, मुग़ल का भगोरा बादशाह कौन, शाह आलम द्वितीय से मिलकर जो है त्रिगुट सेना का निर्माण कराया। याद रखिएगा, त्रिगुट सेना का निर्माण किसने मिलकर कराया, तो शुजा-उद-दौला यानी बंगाल का नवाब कौन, शुजा-उद-दौला, मुग़ल काल का भगोरा बादशाह और किसने, मीर कासिम ने तीनों मिलकर जो है त्रिगुट सेना का निर्माण किया। याद रखिएगा। और इसी कड़ी में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ ने जो है त्रिगुट सेना को पराजित किया। याद रखिएगा। और 1665 में दोनों के साथ अलग अलग जो है इलाहाबाद की संधि किया। इलाहाबाद की संधि कब हुआ, 1665 में। किस युद्ध के बाद, तो बक्सर के युद्ध के बाद। याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध ही जो है यह निर्णय किया कि भारत पे अब किसका शासन रहेगा। याद रखिए, बक्सर का युद्ध जो है निर्णायक युद्ध था। इसी युद्ध में तय कर दिया गया जो भारत का शासन अब कौन करेगा। आगे अब आइए अंग्रेज की नीतियाँ कौन कौन सी थी। तो अंग्रेजों के भारत की विजय की दो मुख्य पक्ष थी, यानी दो मुख्य नीति थी। कौन कौन, एक युद्ध का नीति और दूसरा जो कूटनीति का नीति। युद्ध के नीति में जो है युद्ध के माध्यम से न केवल बंगाल बल्कि मैसूर पर 4 बार युद्ध किया और मराठा के साथ 3 बार युद्ध किया। आगे 1843 में सिंध यानी एलनबरो के समय नेपियर के द्वारा, सिंध को जो है एलनबरो के समय नेपियर के द्वारा, और 1848-49 में जो है डलहौजी के समय में जो है पंजाब को अधिकृत किया। याद रखिएगा, पंजाब को अधिकृत किसके काल में किया गया, डलहौजी के संयोग से। पंजाब को अधिकृत कब किया गया, तो 1848 से 49 में। पंजाब को अधिकृत कब किया गया, 1848 से 49 में। किसके सहयोग से, डलहौजी के सहयोग से। सिंध को किसके सहयोग से, तो नेपियर के द्वारा। सिंध के किसके द्वारा, सिंध को किसके द्वारा, नेपियर के द्वारा। और एलनबरो के समय में, किसके समय में, तो एलनबरो के समय में अधिकृत किया गया। आगे इसी कड़ी में बर्मा को डफरिन के समय में अंतिम रूप से अधिकृत किया गया। याद रखिएगा, बर्मा को जो है अंतिम रूप से अधिकृत किया गया जब बर्मा के ऊपरी क्षेत्र को जीता गया। याद रखिएगा, इसी कड़ी में जो है डफरिन के समय में जो है बर्मा के ऊपरी क्षेत्र को जीतकर और उसे जो है अधिकृत किया गया। इसी कड़ी में डलहौजी के समय जो है बर्मा का निचला क्षेत्र जो है 1854 में जीता गया। यानी देखिए, डफरिन के द्वारा बर्मा का ऊपरी क्षेत्र जीता गया और डलहौजी के द्वारा जो है बर्मा का निचली क्षेत्र जीता गया। कब, तो 1854 में। निचली क्षेत्र को कब जीता गया, 1854 में। आगे तो दूसरा युद्ध नीति क्या था, तो कूटनीति के द्वारा। तो कूटनीति के भी 2 पक्ष थे। कूटनीति के भी कितने पक्ष थे, 2 पक्ष थे। एक था सहायक संधि और दूसरा क्या था, हड़प की नीति। तो सहायक संधि में क्या है, जिसे जो है वेलेज़ली ने संस्थागत रूप दिया था। वेलेज़ली जो है यानी सहायक संधि को जो है वेलेज़ली ने जो है संस्थागत रूप दिया। यद्यपि इसकी शुरुआत जो है डुप्ले ने किया था। अगर देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था, तो डुप्ले ने किया था। इसे जो है संस्थागत रूप किसने दिया, तो वेलेज़ली ने दिया था। याद रखिएगा, ठीक है। सहायक संधि को जो है संस्थागत रूप जो वेलेज़ली ने दिया था और सहायक संधि का निर्माण किसने कराया था, तो डुप्ले ने किया था। आगे इस कड़ी में जो है सबसे पहला सहायक संधि जो है हैदराबाद के निज़ाम के साथ किया था। कब किया, तो 1798 में किया था। याद रखिएगा, हैदराबाद के निज़ाम के साथ सहायक संधि कब किया गया, 1798 में। अगला नीति था हड़प की नीति। याद रखिएगा, हड़प की नीति का दूसरा नाम क्या था, व्यापगत का सिद्धांत। याद रखिएगा, हड़प की नीति का दूसरा नाम क्या था, व्यापगत का सिद्धांत। आगे इस नीति को जो है डलहौजी ने दिया था। इस नीति को किसने दिया था, डलहौजी ने। याद रखिएगा, व्यापगत की नीति या हड़प की नीति किसने दिया था, डलहौजी ने दिया था। आगे इस सिद्धांत के अनुसार जो है जिस देशी रियासत को उत्तराधिकार के लिए वैध पुत्र नहीं था उसे हस्तगत कर लिया गया, यानी उसे अधिकृत किया गया। जैसे 1848 में सतारा को अधिकृत किया गया। याद रखिएगा, हड़प की नीति के तहत जो है सबसे पहले किसको, 1848 में सतारा को। क्वेश्चन पूछता है
हड़प की नीति के तहत जो सबसे पहला रियासत किसे अधिकृत किया गया था? सतारा को किया गया। और कब किया गया? 1848 में, याद रखिएगा। आगे 1849 में जो है जयपुर और संबलपुर को जो अधिकृत किया गया, याद रखिएगा। जयपुर और संबलपुर को कब किया गया? 1849 में। आगे 1850 में जो है बघात को अधिकृत किया गया, याद रखिएगा। 1849 में किसको अधिकृत किया गया? 1849 में जो है बघात को अधिकृत किया गया। आगे 1853 में जो है उदयपुर को जो अधिकृत किया गया। उदयपुर को जो है अधिकृत कब किया गया? हड़प की नीति के तहत 1853 में। आगे 1854 में जो है नागपुर को अधिकृत किया गया। देखिए कुछ याद नहीं, याद रखिए, पहला जरूर याद रखिए। सतारा को कब अधिकृत किया गया था? 1848 में। सतारा को जो कब अधिकृत किया गया था? ये पहला था रियासत जिसे जो हड़प की नीति द्वारा अधिकृत किया गया था। और नागपुर को कब? तो 1854 में। 1854 में। आगे अब ये अन्य बातें, लास्ट वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेज सेनापति कौन था? आयरकूट था, याद रखिए। अंग्रेज सेनापति आयरकूट था। और फ्रांसीसी सेनापति कौन था? तो लाली था, लाली, याद रखिएगा। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में हुआ। तो अंग्रेज सेनापति कौन था? आयरकूट था। और फ्रांस के सेनापति कौन था? लाली था, याद रखिएगा। आगे जिसमें जो है फ्रांस पराजित हुआ। टीपू सुल्तान और मैकार्टनी, याद रखिए। टीपू सुल्तान और मैकार्टनी के बीच जो है 1784 में मंगलौर की संधि हुई। मंगलौर की संधि कब हुई? 1784 में, याद रखिएगा। मंगलौर की संधि कब हुई? 1784 में। किस किस के बीच? तो टीपू सुल्तान और मैकार्टनी, याद रखिए। टीपू सुल्तान और मैकार्टनी के बीच कौन सी संधि हुई? मंगलौर की संधि हुई, याद रखिएगा। और दूसरा आंग्ल युद्ध जो है इससे समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल युद्ध जो है, मैसूर का जो युद्ध है, वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मंगलौर की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ। आगे 1781 में पोर्टो-नोवो का युद्ध हुआ, याद रखिएगा। 1781 में पोर्टो-नोवो का युद्ध हुआ। इसमें जो है आयरकूट ने हैदर को पराजित किया। आयरकूट ने जो है हैदर को पराजित किया, याद रखिए। पोर्टो-नोवो का युद्ध किस के बीच हुआ? आयरकूट और हैदर के बीच हुआ। आगे तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1792 में टीपू सुल्तान और अंग्रेज के साथ जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, याद रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 में। किस किस के बीच हुई? टीपू सुल्तान और अंग्रेज के साथ जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। आगे याद रखें, बहुत बीबिया लाइन है, याद रखें। मैसूर का शेरे फ्रांस, याद रखें। मैसूर का शेरे फ्रांस किसको कहते थे? टीपू सुल्तान को। आगे जैकोबियन क्लब का सदस्य कौन था? टीपू सुल्तान था। आगे जैकोबियन क्लब का सदस्य कौन? टीपू सुल्तान। राजधानी जो है, राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष लगाने वाला, यानी स्वतंत्र वृक्ष का पेड़ किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने। आधुनिक मापतौल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? टीपू सुल्तान ने। कराने वाला शारदा मंदिर को दान देने वाला, याद रखिए। शारदा मंदिर को दान किसने दिया था? टीपू सुल्तान ने। देने वाला टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुआ, याद रखिएगा। इस सभी बात को याद रखिएगा। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? टीपू सुल्तान ने लगाया। टीपू सुल्तान किस क्लब से संबंधित है? जैकोबियन क्लब से संबंधित है। मैसूर का शेरे फ्रांस किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। शारदा मंदिर के लिए दान किसने दिया था? टीपू सुल्तान ने दिया था। मापतौल की यानी आधुनिक मापतौल की प्रणाली किसने शुरू किया था? टीपू सुल्तान ने किया था, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुआ, याद रखिएगा। इसी कड़ी में जो है पुनः मैसूर के वांडीवास वंश का नींव पड़ा, याद रखिएगा। इसी कड़ी में जो जैसे ही टीपू सुल्तान मृत्यु हुआ, उसका जो मैसूर में जो है वांडीवास का वंश का नींव वापस से आ गया पड़ा। आगे 1782 में सालबाई की संधि हुई, याद रखिएगा। 1782 में क्या हुई? सालबाई की संधि हुई। इसी के आलोक में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है समाप्त हुआ, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब समाप्त हुआ? सालबाई की संधि 1782 में, याद रखिएगा। आगे 1802 में पेशवा और अंग्रेज के बीच, याद रखिएगा। 1802 में जो है पेशवा और अंग्रेज के साथ
बेसिन की संधि हुई। बेसिन की संधि कब हुई? 1802 में। पहले याद रखें, बेसिन की संधि कब हुई? 1802 में। किस किस के बीच? पेशवा और अंग्रेज के बीच। पेशवा और अंग्रेज के बीच हुई और दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई, याद रखिएगा। बेसिन के संधि के बाद जो है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। कब? 1802 में। पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? ये कब नहीं हुआ, उसे समाप्त किया गया कौन? तो सालबाई की संधि के तहत 1782 में। आगे लास्ट है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 18 में हुआ। याद रखिए, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ? 1817 से 18 में हुआ, जिसे जो है अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, याद रखिए अंतिम पेशवा कौन? बाजीराव द्वितीय को मेलकम ने पराजित किया। बाजीराव द्वितीय यानी अंतिम पेशवा को किसने पराजित किया? मेलकम द्वितीय ने पराजित किया और पेशवा पद की समाप्ति किया। और जो है पेशवा पद की समाप्ति किया और मराठा को जो है विदुर यानी कानपुर पेंशन देकर भेज दिया गया। याद रखिएगा, मराठा को कहाँ भेज दिया गया? विदुर यानी कानपुर जो है पेंशन देकर भेज दिया गया। कालांतर में मराठा के आत्मसम्मान के लिए अंग्रेजों ने जो है सतारा राज को दिया है, यानी पूरी तरीक़ा से हरा दिया, लेकिन उसके जो आत्मसम्मान के लिए जो है सतारा को दे दिया गया। इस तरह आज के आधुनिक इतिहास के सेशन में हम लोग जो है पुर्तगाली और अंग्रेज़ों को देखने का प्रयास किए हैं। तो पुर्तगाली को तो पूरा कर लिए, लेकिन अंग्रेज़ का जो कुछ नीति सब बच ही गया है, जो अगले भाग में देखने का प्रयास करेंगे। जैसे अंग्रेज़ का जो है आर्थिक नीति थोड़ा बचा हुआ है, आर्थिक नीति को देखने का और अस्थायी बंदोबस्त को देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।